नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंच गई। आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची ये टीम। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इस दौरान मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका स्वागत किया। तो आज सीएम धामी के साथ ये बैठक होने वाली है। आयोग के सामने कई प्रस्ताव सरकार रखेगी, तो वहीं राजनीतिक दलों अफसरों के साथ भी ये बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी। आज सीएम धामी के साथ कई टीम की बैठक भी होने वाली है, तो कई मायनों में ये बैठक अहम होगी। आयोग के सामने विभिन्न प्रस्ताव आज सरकार रखेगी। कई योजनाओं पर आज चर्चा भी संभव है। तो 16वें वित्त आयोग की टीम आज दून पहुंच चुकी है और इसी मौके पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी मौजूद है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी के साथ ये टीम की बैठक होगी। तो आयोग के सामने विभिन्न प्रस्ताव भी आज सरकार रखने वाली है। तो राजनीतिक दलों के साथ भी ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो 16वें वित्त आयोग की टीम दून फिलहाल पहुंच चुकी है और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे थे। तो आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी पहुंचे और जिनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे। तो आज सीएम धामी की ये बैठक होनी है पूरी टीम के साथ। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बैठक आज होनी है और इसका शुभारंभ भी हो गया है? बिल्कुल, देखिए 16वें वित्त आयोग की टीम जो है वो देहरादून कल पहुंच गई थी और ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, क्योंकि देखिए वित्त आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। इसकी तैयारी लंबे समय से शासन से लेकर सरकार तक की जा रही थी, क्योंकि आज जो बैठक होनी है उसमें लगभग सभी अधिकारी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं और वित्त आयोग के आगे प्रस्ताव जो है सरकार रखती हुई नजर आएगी, क्योंकि वित्त आयोग जब आता है, वित्त आयोग की टीम जब आती है तो वो यहाँ की आर्थिक परिस्थितियों को जानती है, वो यहाँ के क्या क्या आपके पास संसाधन है उनको जानती है और तमाम परिस्थितियों के बाद आपको एक बजट या ग्रांट जो है वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं 3 दिवसीय दौरे पर वित्त आयोग की टीम जो है वो पहुंची है। बीते दिन जब टीम पहुंची तो उनका सांस्कृतिक तौर तरीके के साथ उनका स्वागत किया गया और आज 12:30 बजे जो टीम है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम अधिकारियों से टीम मिलेगी। मुख्यमंत्री जो है उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके आगे प्रस्ताव रखा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की अलग भौगोलिक परिस्थिति है, अलग अलग तरीके की स्थितियां यहाँ पर होती है, आपदाएं यहाँ पर आती हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रस्ताव जो है सामने रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कल बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां पर एक करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तराखंड की है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के धार्मिक स्थल है, 4 धाम यात्रा होती है, 8 से 10 करोड़ लोग जो है अपनी क्षमता से ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को भी वित्त आयोग की टीम के आगे जो है रखा जाएगा। किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में या पर्यावरण से जुड़ी चीजों को देश तक पहुंचाने में उत्तराखंड अपना योगदान देता है, इस फैक्टर को भी वित्त आयोग के आगे रखा जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए 14वीं जो वित्त आयोग की टीम थी जब यहाँ पर पहुंची थी तो और जब उनकी तरफ से एक बड़ा ग्रांट उत्तराखंड को दिया गया था तो बहुत फायदा जो है उत्तराखंड को मिला था। तो इस बार भी 16वें वित्त आयोग की टीम से उत्तराखंड को, यहाँ के लोगों को और सरकार को एक बड़ी उम्मीद है और इसीलिए ये प्रस्ताव जो है, तमाम फैक्टर्स जो है, तैयारियां जो है लंबे समय से की जा रही थी, जो कि आज वित्त आयोग की टीम के आगे रखा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि बैठक में तो शिरकत टीम करेगी, अधिकारियों से बातचीत भी करेगी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर आए हैं, ऐसे में उनके अलग अलग जिलों में या गांव में भी दौरे प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद बड़ी है और प्रस्ताव अगर रखा जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा अपनी परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां बताई जाती हैं कि किस तरीके की यहाँ की आर्थिक स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर बर्डन भी होता है, आपदाएं भी होती हैं, और अगर वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें एक बड़ा ग्रांट मिलता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल शुभांगी, देखिए सरकार आज आयोग के सामने कई प्रस्ताव रखने वाली है, लेकिन उसमें से मुख्य प्रस्ताव क्या होगा कि क्योंकि 4 धाम यात्रा वहां पर होती है और आपदाओं की आपने बात की, तो ज्यादातर आमतौर पर बहुत सारी आपदाएं होती हैं, क्या हम इसे मुख्य मान के चलें?
बिल्कुल, देखिए आपदा एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है और इसके अलावा चारधाम यात्रा जो है हमारी आर्थिकी की रीढ़ ज़रूर है और ऐसे में हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का खुद बयान आया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा उत्तराखंड की जनसंख्या है, लेकिन ऐसे में 8 से 10 करोड़ लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो पूरी परिस्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आपदाओं की हम बात करें, ये मुख्य ऐसे बिंदु हैं जो आज वित्त आयोग की टीम के सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड को मदद की जा सकती है या उत्तराखंड के सामने किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं। तो ये प्रस्ताव आज रखे जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करती हुई टीम नजर आने वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि 14वीं जब टीम आई थी वित्त आयोग की तो उस वक्त एक बड़ा ग्रांट उत्तराखंड को मिला था, अच्छा फायदा मिला था और इस बार भी यही उम्मीद है और यही नजरें टिकी हुई है कि इस बैठक के बाद और इस 3 दिवसीय दौरे के बाद उत्तराखंड को जो है एक बड़ा ग्रांट मिलता है तो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं विकास के लिए एक बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए लगातार चारधाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो चारधाम यात्रा में जैसे मुख्यमंत्री का बयान आया कि करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार की जो संख्या है वो पिछले साल की तुलना में काफी कम है और इसके अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से या देश के लोगों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की स्थिति बनी थी शायद वो एक कारण है, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार ये कह रही है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, इसलिए वहाँ पर लोग पहुँच नहीं रहे हैं ज़्यादा संख्या में। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा जो है ग्राफ में कमी आई थी लोगों के आने पर, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं सुचारू रूप से यात्रा जो है वो संचालित हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी जगह पर 2 लाख 1 लाख से ज़्यादा की इनकी संख्या पहुँच गई है जो लोग दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन भी 28-29 लाख के पार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो संख्या है श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या वो देखने को मिल रही है, हर वर्ष देखने को मिलती है। हालांकि विपक्ष जो है वो सवाल उठाता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन क्योंकि चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, जो व्यावसायिक लोग हैं वो हर बार ये इंतजार करते हैं कि कब चारों धामों के कपाट खुलेंगे और ऐसे में सभी की उम्मीदें जो हैं, क्योंकि वित्त आयोग की टीम भी यहाँ पर पहुंची है इसीलिए टिकी हुई है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में आपकी क्षमता से ज्यादा लोग प्रदेश के अंदर आते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल भी यहाँ पर है और उनको लगातार एडवर्टाइज उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो खुद वो यहाँ से ब्रांडिंग करके गए थे कि आपको शीतकालीन यात्रा में या चारधाम यात्रा में आना चाहिए और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब आपके प्रदेश की क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अब वित्त आयोग की टीम की तरफ निगाहें जो है वो टिकी हुई है। मुख्यमंत्री खुद उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव तैयार किया है जो कि आज टीम के सामने रखा जाएगा और कहीं ना कहीं अगर उससे हमें कोई बड़ा ग्रांट मिलता है तो हमें आने वाले समय में प्रदेश के विकास के लिए बड़ा तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में एक 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिनों के दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंच चुकी है। तो वित्त आयोग की टीम से राज्य को काफी उम्मीदें भी हैं। वित्त आयोग की टीम राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों पर विस्तृत जानकारी के साथ ही सुझाव भी लेगी। वित्त आयोग की टीम के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान और जीएसटी से मिलने वाली प्रतिपूर्ति समाप्त होने के बाद की स्थितियों को वित्त आयोग के सामने रखा जाएगा। भारत सरकार का नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन और जितनी भी स्कीमें बनती हैं उन स्कीमों में हमको जो धनराशि दी जाती है या सहायता दी जाती है, हमारे पर जो विचार किया जाता है वो हमारी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि हमारे राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख है। उसके आधार पर हमें सभी प्रकार की सुविधाएं, सहायताएं प्राप्त होती हैं केंद्र सरकार से मिलने वाली। लेकिन हमको राज्य के अंदर पर्यटन है, हमारे यहाँ पर वर्ष भर लगने वाले अनेक प्रकार के मेले हैं, प्रमुख त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, इन सभी पर बड़ी संख्या में लोग देश दुनिया के आते हैं और ये संख्या हमारी 8 से 10 करोड़ प्रत्येक वर्ष होती है, जिनके लिए हमें सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर जुटानी पड़ती हैं। तो हम उस दृष्टि से भी बात रखेंगे। तो 3 दिनों दौरे पर वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंच चुकी है और उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि राज्य के वित्तीय संसाधनों की टीम आज जानकारी लेगी और कई प्रस्ताव आयोग के सामने सरकार रखेगी। तो राज्य सरकार के सुझाव भी आज मांगे जा सकते हैं। इसी के साथ राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को आज मुख्यमंत्री सामने रखेंगे और
कई उम्मीदें भी देहरादून सरकार को 16वें वित्त आयोग से हैं। तो आज 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जानकारी ज्यादा प्राप्त होगी। 3 दिनों के दौरे पर आयोग के वित्त मंत्री देहरादून पहुंच चुके हैं। तो राज्य के वित्तीय संसाधनों की टीम की जानकारी आज ली जाएगी और ये बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार से सुझाव भी आज आयोग मांगेगा। आगे बढ़ते उत्तराखंड में अवैध खनन पर अंकुश के तमाम दावों के बाद भी अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नैनीताल के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी पर 3 दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के संरक्षण में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है और खनन माफिया बेखौफ राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। उत्तराखंड में जारी अवैध खनन का खेल, कांग्रेस बोली नकेल कसने में धामी फेल। बेताल घाट में अवैध खनन का ताजा मामला, कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा हमला। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर घिरी धामी सरकार लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल जिले के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों से बहुमूल्य खनन सामग्री नदी से निकाली जा रही है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। इसके बाद विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद बेताल घाट में अवैध खनन से साफ है कि खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही ये धंधा चल रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए सरकार का बचाव कर रही है। 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चल रही है और बीजेपी के ही नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठा रहे हैं और बेताल घाट, देहरादून, परवादून, सौंग नदी, हरिद्वार रोजाना कहीं ना कहीं अवैध खनन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में बेरोक-टोक अवैध खनन चल रहा है सरकार के पुलिस के संरक्षण में। धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है, और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 मार्च को संसद में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए इस पर अंकुश की मांग की थी। वहीं विकास नगर से बीजेपी विधायक ने खुद यमुना नदी में अवैध खनन पकड़ा था और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई थी। बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर सवाल उठाने से सरकार की खूब किरकिरी हुई। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके में। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगी, इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष की सुनती नहीं है और हालात ये है कि धामी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं के चिंता जताने पर भी नहीं चेती और यही वजह है कि राज्य में अवैध खनन जारी है।
अब देखना होगा कि अवैध खनन के धंधेबाजों पर धामी सरकार लगाम लगाती है या राज्य को राजस्व का भारी नुकसान और बेशकीमती प्राकृतिक संपदा की लूट ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर किच्छा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। किच्छा के रामलीला मैदान से शुरू होकर भाजपा कार्यालय तक यात्रा निकाली गई। यात्रा में पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला सहित भाजपा मंडल के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को उनकी पत्नी बच्चों के सामने मारा, मजहब पूछकर मारा। उसके विरोध में पूरा देश, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी पूरा देश एक सूत्र में सभी पार्टियों के लोग एकजुट होकर उनका खून खौल रहा था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना के हाथ खोले और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को और उनके पोषकों को दुनिया के जिस कोने पे होंगे वहाँ जाकर सजा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके पोषकों को नहीं छोड़ेंगे। और सेना को मैं खुली छूट देता हूँ, सेना इस पर अपना निर्णय ले। और देखिए आपकी सेना के जवानों ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी बहादुरी से, कितनी रणनीति से उनके ठिकानों को न केवल नेस्तनाबूद किया बल्कि उनके हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। और जब उनकी सेना आगे आई तो हमारे देश के सैनिकों ने यहीं से इस तरीके से मिसाइलें दागी कि जिन मिसाइलों का कोई भी डिफेंस उनके पास नहीं था, उनके एयरबेसों को नष्ट करने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र को जनपद पौड़ी में ही खोलने को लेकर अब कयास तेज होने लगे हैं। परीक्षा केंद्र जनपद में ना होने के कारण तमाम विद्यार्थियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें परीक्षा देने के लिए अपने जिले से दूर जाना पड़ता था। गढ़वाल सांसद अनिल बनूली ने कहा कि तमाम छात्र संगठनों ने इस समस्या को उनके समक्ष रखा और उन्होंने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज संबंधित अधिकारियों से मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर जल्द समस्या का समाधान होगा। देखिए, अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और छात्र संगठन है, कई सब लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने समस्या के बारे में मुझको अवगत कराया है और मैंने सारे जो उसके संबंधित जितने दस्तावेज हैं सब मांगे हैं और 1-2 दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करके और इसका कोई हल निकालने के लिए बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जल्दी भारत सरकार इसमें कोई निर्णय भी करेगी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के लेखक गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नवाचार की योजनाओं और सुविधाओं को देखा। साथ ही पुस्तकालय, ध्यान चौक केंद्र, ऑडिटोरियम, नक्षत्र वाटिका और गृह वाटिका जैसी अनूठी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में नेपाल की अभिनेत्री और नेपाल के एक निजी समाचार चैनल की संस्थापक एलिजा गौतम ने भेंट की। मंत्री गणेश जोशी ने नेपाली अभिनेत्री का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें संदिग्ध उत्पादों से निर्मित किट भेंट की। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराने और निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार को 19 मई 2025 तक चुनाव कार्यक्रम सहित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्ति का सवाल नहीं उठाता और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं देरी से हो रहे पंचायत चुनाव पर कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है, भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है।
भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, एक बार नहीं कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों लोक लुभावनी जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाई है, इसलिए चुनाव को टालना चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के कार्यों में अभी तक 85% काम पूर्ण हो चुका है और 15% कार्य प्रगति पर है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की माने तो ऑल बजवार रोड के कार्यों को पूरा करने में थोड़ा समय और लगेगा। साथ ही रुद्रप्रयाग में अगस्तमुनि में बनने वाले बाईपास पर कार्य जारी है। वहीं सचिव पंकज कुमार की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य भी पूरे किए जाएंगे। ऑल वेदर रोड जो हम लोग चारधाम की मेन रोड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं, इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी ज़िले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक एचपीसी उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ एक डीपीआर में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे हैं, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। देवभूमि में चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। दरअसल हरिद्वार के होटलों में 50% तक बुकिंग कैंसिल होने की बात सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की घटती संख्या को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में होटल कारोबारी समेत तमाम व्यापारियों में चिंता नजर आ रही है, जिसे लेकर होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। ख़ासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवाई रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। रानीखेत में जीएसएम राजकीय चिकित्सालय में विधायक प्रमोद नैनवाल ने नई तकनीकी की दूरबीन विधि से ऑपरेशन मशीन का उद्घाटन किया। वहीं विधायक नैनवाल का आज जन्मदिन भी था, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए।
ब्लड बैंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी इस दौरान किया। ये बहुत सौभाग्य का दिन है। माननीय विधायक जी बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं। अभी हमको ये लेप्रोस्कोप दिलाया है और मुख्यमंत्री घोषणा में अभी सीटी स्कैन भी हमको मिलना है। आप ही के प्रयासों से हमको यहाँ पे ये मशीन मिली हुई है और यहाँ के जो सर्जन हैं बहुत ही कुशल सर्जन हैं और उनको हमने डेमो भी किया है। यहाँ की जनता को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है और इसमें मैं माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारियों का जिन्होंने भी इस उपकरण को हमको उपलब्ध किया है और क्षेत्रीय जनता को हम ये समर्पित करते हैं, अपील करते हैं इसमें सहयोग करें और उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र की जनता की विगत लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो आधुनिक चिकित्सा में जो हमारे दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं, जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं, उनको बहुत सरल तरीके से और जिसमें कि टाँके न हो और जिसमें कि लंबी चीरफाड़ न हो, इस प्रकार जो लेप्रोस्कोपिक विधि से जो ऑपरेशन करने की मांग लगातार हमारे क्षेत्र की जनता कर रही थी। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने भी अनुरोध किया था कि यहाँ पर वो मशीन आनी चाहिए और उसमें हमारे विशेषकर हमारे जो जिला हमारे CMO साहब हैं उन्होंने भी बहुत यहाँ से परस्यू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको यहाँ पर दूरबीन उपलब्ध कराया है। दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराने के तमाम जो इक्विपमेंट है उपलब्ध कराए हैं। आज उसका हमने शुभारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे पूरे रानीखेत क्षेत्र की जनता और आसपास की जो 5-7 विधानसभाएँ का केंद्र, विधानसभाओं का केंद्र है हमारा रानीखेत, यहाँ के मरीजों को यहाँ पर बहुत अच्छी और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।